नमस्कार। पिछले 7 सालों में 70 से ज्यादा पेपर लीक, 1.5 करोड़ युवाओं के सपनों का सौदा, ये अखबारों की सुर्खियां नहीं हैं। उन छात्रों की टूटी हुई उम्मीदें हैं जो अपनी नींद और सुकून किताबों में झोंक देते हैं। बच्चे दिन में 18-18 घंटे पढ़ाई करते हैं, परीक्षा देते हैं, लेकिन कुछ ही वक्त में उन्हें पता चलता है कि उनका भविष्य सोशल मीडिया पर कुछ हजार या कुछ लाख रुपए में बिक रहा था। यह कहानी भारत के उस परीक्षा सिस्टम की है जो लगातार दम तोड़ रहा है। हमारे देश में सरकारी नौकरी या एक मेडिकल इंजीनियरिंग की सीट सिर्फ करियर का चुनाव नहीं है, लाखों परिवारों के लिए गरीबी से बाहर निकलने का इकलौता रास्ता है ये। आज हम उस नींव की बात कर रहे हैं जिस पर देश के भविष्य का ढांचा टिका है, लेकिन वो नींव हिल रही है और ढांचा चरमरा रहा है। इस सिस्टम की नाकामी का सबसे ताजा और दर्दनाक मंजर हम 2026 में देख रहे हैं। इस साल की नीट यूजी परीक्षा एक बार फिर उसी दलदल में फंस गई है जिसमें इससे पहले भी कई परीक्षाएं और छात्रों का भविष्य फंस चुका है। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 12 मई को आधिकारिक नोटिस जारी कर परीक्षा को रद्द कर दिया। इसके बाद सरकार ने जांच सीबीआई को सौंपी, जिसमें पता चला कि 3 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा का पेपर पहले ही लीक हो गया था। सीबीआई ने पड़ताल शुरू की तो कई खुलासे हुए। नीट का क्वेश्चन पेपर सबसे पहले महाराष्ट्र के नासिक की प्रिंटिंग प्रेस से निकला था, वहीं से गुरुग्राम के गैंग तक पहुंचा। फिलहाल अब तक सीबीआई ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अलग अलग राज्यों में छापेमारी हुई है। नीट के इस पेपर लीक ने लाखों छात्रों को सड़कों पर ला खड़ा किया है। परीक्षा का रद्द होना एक परिवार को आर्थिक और मानसिक तौर पर तोड़ देता है। कई माता पिता कर्ज लेकर बच्चों को महंगी महंगी कोचिंग भेजते हैं, अपना पेट काटकर बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन सिस्टम की एक नाकामी या भ्रष्टाचार उस परिवार का सब कुछ खत्म कर देता है। 2026 का यह दर्द हमें 2 साल पीछे ले जाता है। 2024 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब नीट के एग्जाम से पहले ही पूरा पेपर सोशल मीडिया पर आ गया था। शुरुआत में इसे अफवाह कहकर टालने की कोशिश हुई, बाद में जांच आगे बढ़ी तो गुजरात और बिहार से इसके बहुत गहरे कनेक्शन सामने आए। शिक्षा माफिया की जड़ें कितनी गहरी हैं, ये पहली बार इतने बड़े स्तर पर देश ने देखा। सीबीआई ने जब इस मामले को अपने हाथ में लिया तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। बिहार के संजीव मुखिया गैंग का नाम मास्टरमाइंड के तौर पर सबसे ऊपर आया। यह गैंग पेपर चुराने और उसे छात्रों तक पहुंचाने का काम एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह कर रहा था। संजीव मुखिया पहले नालंदा कॉलेज की नूरसराय शाखा में तकनीकी सहायक के तौर पर काम करता था, इसलिए वो सिस्टम की हर कमजोरी को जानता था। उसे पता था कि पेपर प्रिंटिंग प्रेस से लेकर एग्जाम सेंटर तक कैसे पहुंचता है। इसी बात का उसने फायदा उठाया और पेपर लीक का रैकेट चलाया। इस मामले में झारखंड के हजारीबाग में एक स्कूल के प्रिंसिपल को भी गिरफ्तार किया गया था। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कड़ी फटकार के बाद एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। लोग सोचने लगे थे कि शायद अब सिस्टम सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नीट विवाद के बीच ही जून 2024 में यूजीसी नेट की परीक्षा हुई। परीक्षा हुए 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि शिक्षा मंत्रालय ने तत्काल प्रभाव से उसे रद्द कर दिया। ये उन छात्रों के लिए किसी भयानक सपने जैसा था जो सालों से प्रोफेसर बनने की तैयारी कर रहे थे। इस परीक्षा को रद्द करने की वजह आपको और हैरान कर देगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार को इनपुट मिले थे कि पेपर डार्कनेट पर आ चुका है। डार्कनेट यानी इंटरनेट की वो दुनिया जहां पहचान छुपाकर हर गैर कानूनी काम किया जाता है। इसकी जांच भी सीबीआई को दी गई, जिसमें पता चला कि यह नेटवर्क तो पूरे देश में फैला हुआ था। जब केंद्र की सबसे बड़ी एजेंसियां और देश की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली परीक्षाएं ऐसे हैक हो रही हैं, तो राज्यों का क्या हाल होगा। आज हमें जो पेपर लीक का जाल दिखता है वो रातों रात नहीं बुना गया है। इसका इतिहास बहुत पुराना है। चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। 1996 की बात है। आंध्र प्रदेश में इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश के लिए होने वाला EAM CET चर्चा में था। श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय से क्वेश्चन पेपर लीक हो गए थे। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त की चंद्रबाबू नायडू सरकार ने तुरंत दखल दिया था। परीक्षा कराने की पूरी जिम्मेदारी JNTU हैदराबाद को सौंप दी गई थी। लोगों को लगा कि ये तो बस एक राज्य की घटना है, लेकिन अगले ही साल देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान पर दाग लग गया। मई 1997 में जो हुआ उसने पूरे देश को चौंका दिया था। लखनऊ में IIT JEE के पेपर लीक हो गए।
ये परीक्षा कितनी मुश्किल और अहम होती है, ये हम सब जानते हैं। एग्जाम शुरू होने से ठीक 1 घंटा पहले आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर के ऑफिस में फैक्स आता है। उसमें मैथ्स के पेपर की कॉपी थी। एग्जाम रद्द करना पड़ा और 2 महीने बाद दोबारा कराया गया, लेकिन फैक्स भेजने वाले का आज तक पता नहीं चला। यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। इसके बाद शिक्षा माफिया की नजर देश के सबसे बड़े मैनेजमेंट कॉलेजेस पर पड़ी। 2003 में कैट यानी कॉमन एडमिशन टेस्ट का पेपर लीक हुआ। आईआईएम के इतिहास में यह पहली बार था जब कोई परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी। इस पेपर लीक का मास्टरमाइंड था रंजीत सिंह डॉन, जो पेशे से डॉक्टर था। सीबीआई ने उसे गिरफ्तार किया। इस घटना ने साबित कर दिया था कि अब कोई भी परीक्षा इस माफिया की पहुंच से दूर नहीं है। इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के बाद बारी आई मेडिकल की। अप्रैल 2004 में AIPMT यानी ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट का पेपर भी लीक हो गया। लाखों बच्चे डॉक्टर बनने का सपना देख रहे थे और माफिया उनके इसी सपने को कैश कर रहा था। यहां तक कि वकीलों की परीक्षा भी सुरक्षित नहीं रही। 2009 में नेशनल लॉ स्कूल्स में दाखिले के लिए होने वाला क्लैट एग्जाम भी लीक की भेंट चढ़ गया। जांच में सामने आया कि हैदराबाद से लखनऊ जाते वक्त कोरियर के बॉक्स के साथ छेड़छाड़ की गई थी। शिक्षा के हर बड़े मंदिर में सेंध लग चुकी थी। इस बीच सबसे बड़ा धमाका हुआ साल 2011 में। 1 मई को पूरे देश में AIEEE की इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा होनी थी। 12 लाख से ज्यादा छात्र अपनी परीक्षा केंद्रों पर पहुंच चुके थे। तभी खबर आई कि उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो गया है। बताया जाता है कि यह पेपर 5 लाख रुपए में बेचा गया था। CBSE को देश भर में टेस्ट 2 घंटे आगे बढ़ाना पड़ा और सिस्टम की पोल खुल गई। ये वो दौर था जब माफिया तकनीक और सिस्टम की कमियों का फायदा उठाना सीख रहा था। फैक्स मशीन से शुरू हुआ खेल अब कुरियर और प्रिंटिंग प्रेस तक पहुंच चुका था। जैसे जैसे साल आगे बढ़े, इस खेल में करोड़ों रुपए शामिल होते गए। सबसे ज्यादा शिकार वो छात्र बने जो मेडिकल परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। मेडिकल की पढ़ाई हमारे देश में किसी सपने से कम नहीं है। सरकारी कॉलेज में सीट मिल जाए तो लाखों की फीस बच जाती है। प्राइवेट कॉलेजेस में डॉक्टर बनने का खर्च आम परिवार की पहुंच से बहुत दूर होता है। शिक्षा माफिया इसी मजबूरी को हथियार बनाते हैं। उन्हें पता है कि माता पिता बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए अपनी जीवन भर की जमा पूंजी लगाने को तैयार बैठे हैं। 2014 में आंध्र प्रदेश में PG मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट में यही हुआ। CID की जांच में पता चला कि कुछ बदमाशों ने मणिपाल की सरकारी प्रिंटिंग प्रेस से पेपर निकाल लिया था। इस मामले में 9 दलालों और 11 छात्रों को गिरफ्तार किया गया था। यह मेडिकल सिस्टम में सेंधमारी की शुरुआत भर थी। अगले ही साल यानी 2015 में AIPMT का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जो इतना गंभीर था कि अदालत को खुद संज्ञान लेते हुए परीक्षा रद्द करने का फैसला सुनाना पड़ा। AIPMT के एग्जाम में बड़े पैमाने पर हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 6 लाख से ज्यादा छात्रों की जिंदगी पर असर पड़ा। अदालत ने CBSE को 4 हफ्ते के अंदर दोबारा परीक्षा कराने का आदेश दिया। इसके बाद जुलाई 2016 में तेलंगाना में स्टेट लेवल की मेडिकल और डेंटल प्रवेश परीक्षा का पेपर लीक हो गया। पुलिस की जांच में जो सामने आया वो हैरान करने वाला था। ब्रोकर्स ने 30 से 40 लाख रुपए में पेपर बेचे। परीक्षा होने से 2 से 3 दिन पहले 200 से ज्यादा छात्रों के हाथ में क्वेश्चन पेपर पहुंच चुका था। तेलंगाना सरकार को मजबूरी में परीक्षा रद्द करनी पड़ी। वक्त के साथ इन माफियाओं ने अपना तरीका भी बदल लिया। पुलिस की नजरों से बचने के लिए उन्होंने असली छात्र की जगह किसी और को परीक्षा में बिठाने का खेल शुरू कर दिया। इसे प्रॉक्सी कैंडिडेट कहते हैं। साल 2021 और 22 की नीट UG परीक्षा इसका सबसे बड़ा सबूत है। 2021 में परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले ही पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। CBI ने नागपुर के एक कोचिंग संस्थान पर केस दर्ज किया, जो मोटी रकम लेकर डमी कैंडिडेट्स बिठा रहा था। 2022 में भी CBI ने दिल्ली और हरियाणा में ऐसे सॉल्वर गैंग का भंडाफोड़ किया, जो फर्जी पहचान पत्र के सहारे परीक्षा दिला रहे थे। पेपर लीक की बीमारी सिर्फ MBBS तक सीमित नहीं रही। 2023 में दिल्ली एम्स जैसी कड़ी सुरक्षा वाली संस्था भी इसका शिकार हो गई। एम्स में नर्सिंग ऑफिसर की 3000 से ज्यादा भर्तियों के लिए परीक्षा होनी थी। जून 2023 में होने वाले एग्जाम का क्वेश्चन पेपर सोशल मीडिया पर लीक हो गया। पेपर के स्क्रीनशॉट वायरल होने के बाद छात्रों में भारी गुस्सा देखने को मिला। इन घटनाओं ने साबित कर दिया कि कोई भी एग्जाम एजेंसी पूरी तरह से अब सुरक्षित नहीं बची है। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले का नाम तो लगभग सभी ने सुना होगा। यह सिर्फ पेपर लीक नहीं था, बल्कि समानांतर भ्रष्ट सिस्टम था। व्यापम घोटाले ने देश को दिखाया कि भ्रष्टाचार कितना गहरा और डरावना हो सकता है।
यहां ओएमआर शीट बदलने से लेकर परीक्षा हॉल में किसी और को बिठाने तक का रेट कार्ड तय था। इस रैकेट की शुरुआत 90 के दशक में हुई थी, जो छोटे स्तर पर काम करता था। लेकिन 2009 में जब इंदौर में पीएमटी का पेपर लीक हुआ तो डॉक्टर आनंद राय ने पहली बार आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद सरकार ने जांच समिति बनाई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। औपचारिक तौर पर व्यापक घोटाला तब देश के सामने आया जब 6-7 जुलाई 2013 की रात को इंदौर पुलिस ने शहर के अलग अलग होटलों से 20 ऐसे फर्जी परीक्षार्थियों को गिरफ्तार किया जो असली छात्रों की जगह परीक्षा देने आए थे। घोटाले की भयावहता, इससे जुड़े आरोपियों और गवाहों की रहस्यमयी मौतों के बाद 2015 में जांच सीबीआई को सौंप दी गई। इस मामले में 2000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। राजनेता, बड़े अधिकारी और दलाल सब इस सिंडिकेट का हिस्सा थे। मध्य प्रदेश की इस खौफनाक कहानी के बाद नजर डालते हैं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश पर। यूपी के युवाओं में सरकारी नौकरी का अलग ही क्रेज है। 2 साल पहले फरवरी 2024 की तस्वीरें याद कीजिए। लाखों छात्र खचाखच भरी ट्रेनों और बसों में लटक कर परीक्षा देने पहुंचे थे। यह यूपी पुलिस कांस्टेबल की 60,000 भर्तियों का मौका था। करीब 48 लाख युवाओं ने दिन रात एक करके इसके लिए पसीना बहाया था। परीक्षा खत्म होते ही सोशल मीडिया पर खबर फैली कि पेपर पहले ही बाहर आ चुका था। सरकार को तुरंत कड़ा कदम उठाते हुए परीक्षा रद्द करनी पड़ी और केस एसटीएफ को सौंप दिया गया। जांच में मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा का नाम सामने आया। पता चला कि प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारियों की मिलीभगत से पूरा खेल रचा गया। पुलिस ने 400 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया और प्रिंटिंग प्रेस पर ताला लगा दिया। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए यह पहला झटका नहीं था। 2017 से 2022 के बीच सूबे में 6 बड़े पेपर लीक हुए थे। इसमें यूपी टीईटी यानी उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और पीईटी यानी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जैसी अहम परीक्षाएं शामिल हैं। 2024 की शुरुआत में ही आरओ यानी रिव्यू ऑफिसर और एआरओ यानी असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का एग्जाम भी इसी वजह से रद्द करना पड़ा था। इसी तरह राजस्थान भी पेपर लीक का बड़ा अड्डा बनकर उभरा है। एक तरह से राजस्थान को तो इंसॉल्वर गैंग्स ने अपना नया ठिकाना बना लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2015 से 2023 के बीच यहां 14 बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर लीक हुए। सबसे ज्यादा बवाल मचा 2021 में, जब आरईईटी यानी राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स का पेपर लीक हुआ। लाखों उम्मीदवार इस आस में बैठे थे कि उन्हें सरकारी स्कूल में पढ़ाने का मौका मिलेगा। इसके अलावा कांस्टेबल और सीनियर टीचर भर्ती के पेपर भी लगातार माफिया के हाथ लगते रहे। हर बार परीक्षा होती और हर बार छात्रों को मायूसी हाथ लगती। राजस्थान की सीमा से सटे गुजरात का हाल भी कुछ अलग नहीं है। वहां भी 2015 से लेकर अब तक 14 बड़े मामलों की पुष्टि हो चुकी है। साल 2022 का फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम हो या फिर तलाटी की परीक्षा, हर जगह माफिया की पहुंच नजर आई। सिर्फ उत्तर और पश्चिम भारत ही नहीं, दक्षिण के राज्य भी इस महामारी से जूझ रहे हैं। मार्च 2023 में तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर लीक हुआ, जिसने 25,000 से ज्यादा छात्रों को सड़क पर ला दिया। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड भी इस जाल से बच नहीं पाया। वहां भी 2019 से लेकर अब तक 4 बड़े पेपर लीक के मामले सामने आ चुके हैं। इन घोटालों का सबसे बुरा असर उन गरीब छात्रों पर पड़ता है जो किराए के छोटे कमरों में रहकर सालों तक तैयारी करते हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य तक फैलती इस महामारी ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या हमारे देश का कानून इन माफियाओं को रोकने के लिए काफी नहीं है, या अब सिस्टम को बड़े बदलाव की जरूरत है? और इस बदलाव की मांग अब सड़क से लेकर संसद तक उठने लगी है। एक सवाल तो यह भी है कि क्या माफियाओं के मन से सरकार का या कानून का डर हट चुका है? अगर हम पिछले कुछ सालों की पुलिस और सीबीआई जांच को करीब से देखें तो कड़वी हकीकत सामने आती है। ज्यादातर मामलों में पुलिस सिर्फ मोहरों तक ही पहुंच पाती है। ये मोहरें वो छोटे दलाल, परीक्षा केंद्र के कर्मचारी या फिर वो छात्र होते हैं जो पैसों के लालच में इस खेल का हिस्सा बन जाते हैं। ये सॉल्वर गैंग किसी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इसमें हर इंसान का काम बटा होता है। जो पेपर निकालता है वो उसे बेचने वाले को नहीं जानता। असली मास्टरमाइंड हमेशा पर्दे के पीछे रहता है। वो प्रिंटिंग प्रेस के ठेके से लेकर परीक्षा बोर्ड के बड़े दफ्तरों तक अपनी पैठ बनाकर रखता है। जांच एजेंसियों को इन सफेदपोश अपराधियों तक पहुंचने में कई साल लग जाते हैं। वैसे हम तो देख रहे हैं कि पहुंच ही नहीं पाती हैं। इसी नेक्सस को जड़ से खत्म करने के लिए केंद्र सरकार को सख्त कदम उठाना पड़ा। 2024 में लोक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम लागू किया गया। यह कानून पेपर लीक के इतिहास में बड़ा टर्निंग पॉइंट है।
सरकार ने तय किया कि पेपर लीक को गंभीर अपराध माना जाएगा। इस नए कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति पेपर लीक में शामिल पाया जाता है तो उसे 3 से 10 साल तक की जेल हो सकती है। जुर्माने की रकम भी छोटी नहीं है, ये 1 करोड़ रुपए तक हो सकती है। इस कानून में एक और अहम बात जोड़ी गई है। अगर किसी परीक्षा केंद्र या मैनेजमेंट की मिलीभगत साबित होती है तो सिर्फ गिरफ्तारी नहीं होगी, उस संस्था की पूरी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। परीक्षा दोबारा कराने का पूरा खर्चा भी उसी से वसूला जाएगा। बड़े और गंभीर मामलों की जांच अब स्थानीय पुलिस के बजाय सीधे सीबीआई करेगी। लेकिन इस सब का कुछ असर होते तो दिख नहीं रहा। वैसे राज्यों ने भी अपनी तरफ से इस माफिया पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, या कहें कोशिश कर दी है। राजस्थान सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा विधेयक पास किया है। इस नए कानून के तहत पेपर लीक करने वालों के लिए उम्र कैद तक की कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। प्रशासन अब जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहा है। हाल ही में यूपी और कई दूसरे राज्यों में भी पुलिस का सख्त एक्शन देखने को मिला। मास्टरमाइंड्स के नेटवर्क को तोड़ने के लिए उनके घरों पर बुलडोजर चलाए गए, उनकी करोड़ों की अवैध संपत्ति जब्त कर ली गई। सरकार ये कड़ा संदेश देना तो चाहती है कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन ये संदेश उन तक पहुंच रहा है या नहीं, इस पर अभी सवाल खड़ा किया जा सकता है। इन तस्वीरों को देखकर एक पल के लिए लगता है कि शायद अब डर का माहौल बनेगा। इन कड़े कानूनों और बुलडोजर एक्शन के बावजूद सवाल आज भी वही है, क्या सिर्फ कागज पर कानून बना देने से महामारी रुक जाएगी? लगता तो नहीं है। उदाहरण के तौर पर 2026 का यह ताजा मामला हमारे सामने है और हकीकत भी यही है कि सिस्टम में अब भी कई ऐसे सुराख मौजूद हैं जिनका फायदा माफिया उठा रहे हैं। जब तक परीक्षा कराने वाली संस्थाओं की जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक कोई भी कानून पूरी तरह असरदार नहीं हो सकता। देश का युवा आज दोराहे पर खड़ा है। वो कोई खैरात नहीं मांग रहा, वो सिर्फ निष्पक्ष परीक्षा चाहता है। वो चाहता है कि उसकी मेहनत, समय और काबिलियत का मोल हो, उसकी जेब के पैसों का नहीं। ये लड़ाई सिर्फ परीक्षा के सिस्टम को सुधारने की नहीं है, उन करोड़ों युवाओं के टूटे हुए भरोसे को वापस जीतने की है जिनके कंधों पर इस देश का कल टिका है। और ये इतना मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। सरकार को बस ये तय करना होगा कि एक भ्रष्ट सिस्टम हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खेल ना कर पाए। और गिरफ्तारी छोटे मोहरों की नहीं बल्कि उनकी हो जिनके हाथ में इन मोहरों की डोर होती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजिएगा।